वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत उत्तर तंत्र द्वितीय अध्याय संधिगत रोग विज्ञानी। संधिगत रोगों की संख्या हमने देखी थी। संधिगत रोगों की संख्या है 9। पुयालसः स उपनाः श्रावः पर्वणिका अल्जि कृमिग्रंथिश्च विज्ञेया रोगाः संधिगता 9। ऐसे संधिगत रोग अभी हमने देखे थे। संधिगत रोगों की संख्या हो गई 9। अब इन संधिगत रोगों को हम एक एक को देखते हैं। तो पुयालस, उपनाह और जो श्राव है वह श्राव 4 प्रकार के होते हैं। पूय श्राव, कफ श्राव, रक्त श्राव और पित्त श्राव। फिर पर्वणि, अल्जी और कृमि ग्रंथि। तो पुयालस में दोष है त्रिदोष और इसकी चिकित्सा है वेदन। ऐसे ही उपनाह में दोष है कफ, इसकी चिकित्सा है भेदन। पूय श्राव में त्रिदोष, कफ श्राव में कफ, रक्त श्राव में रक्त, पित्त श्राव में पित्त। और यह सभी चारों प्रकार के श्राव असाध्य होते हैं। पर्वणि में है रक्त और इसकी चिकित्सा है छेदन। अलजी में है त्रिदोष, यह भी असाध्य होता है। और कृमि ग्रंथि में कफ, इसकी चिकित्सा है भेदन। अब हम एक एक को पढ़ेंगे और इसमें ट्रिक के साथ में हम इसमें दोष को भी याद करेंगे और इसकी चिकित्सा को भी याद करेंगे और उसका जो एक लक्षण है उसको भी याद करते हुए चलना है। तो पहला है पुयालस। तो पुयालस में हम देखते हैं पक्वः शोफः संधिजः संश्रवेद यह सांद्रम पूयम पुति पुयालसः स। पक्व मतलब शोफ, तो जो नेत्र की संधि है वहाँ पर शोफ होता है और वह शोफ पाक के पश्चात मतलब पकने के पश्चात, नेत्र की संधि में पकने के पश्चात संश्रवेद, संश्रवेद मतलब श्राव होना। श्राव होता है, कैसा श्राव होता है? तो सांद्र माने गाढ़ा श्राव होता है। पूय मतलब दुर्गंधित श्राव होता है, उसे हम कहते हैं पुयालसः। पूयम पुति पुयालसः स। तो अब इसमें हमको याद क्या करना है? तो पक्व शोफ माने पका हुआ शोफ। तो इस श्लोक के आपको पहला शब्द याद आता है तो आपको पूरी कोटेशन याद आ जाएगी। तो इसकी ट्रिक है पूजा वैद्य शनि के पास पका सूजन दिखाने गई। तो हमारी ट्रिक में पू से पुयालस हो गया, वैद्य से वेधन हो गया, शनि से सन्निपातज मतलब त्रिदोष, पका सूजन मतलब पक्वः शोफः संधिजः संश्रवेद यह सांद्रम पूयम पुति पुयालसः स। तो पूजा वैद्य शनि के पास पका सूजन दिखाने गई। अगला देखते हैं हम उपनाह। उपनाह में है ग्रंथिर न अल्पो दृष्टि संधाव अपाकः कंडू प्रायो निरुजस्त उपनाह। ग्रंथिर न अल्पो मतलब जो ग्रंथि है वह अल्प मतलब छोटी नहीं है, बड़े आकार की है। तो नेत्र की संधि में बड़े आकार की ग्रंथि है। अपाकः मतलब नहीं पकने वाली है। कंडू प्रायः उसमें कंडू हो रही है। निरुज मतलब वेदना नहीं है, निरुज वेदना रहित, उसे हम कहते हैं उपनाह। वाग्भट बताते हैं उपनाह में शार बुद्बुद कोपमः। तो हमको वाग्भट का भी याद करना है और सुश्रुत का भी याद करना है। तो इसकी ट्रिक देखिए। काका ने पन्हा में आई बड़ी ग्रंथि को नीरज के सार से भेदा। अब हमारी ट्रिक में पूरी ट्रिक मतलब सुश्रुत के उत्तर तंत्र में जहाँ पर भी ट्रिक आएगी वहाँ पर काका से आपको कफ को समझना है और जहाँ पर भी ट्रिक में सन्नी लिखा हुआ है मतलब सन्निपातज है। तो काका से यहाँ पर कफ, पन्हा से उपनाह, बड़ी ग्रंथि मतलब छोटी ग्रंथि तो है ही नहीं, ग्रंथि न अल्प मतलब बड़े आकार की ग्रंथि है, तो हमने ट्रिक में लिखा बड़ी ग्रंथि। नीरज, नीरज मतलब निरुज वेदना रहित। शार से भेदा, शार मतलब शार बुद्बुद कोपम जो वाग्भट ने बोला। भेदा मतलब इसकी चिकित्सा है भेदन। तो अब हमने यहाँ पर दोष भी देख लिया, इसकी चिकित्सा भी देख ली, इसका एक लक्षण भी देख लिया और वाग्भट ने जो बोला वो भी हमने ट्रिक में समाहित कर लिया। तो काका ने पन्हा में आई बड़ी ग्रंथि को नीरज के सार से भेदा। तो ग्रंथिर न अल्पो दृष्टि संधाव अपाकः कंडू प्रायो निर्जस्त उपनाह। अब हम देखते हैं 4 प्रकार के श्राव। तो पहला है पूय श्राव, दूसरा श्लेष्म, तीसरा रक्त और चौथा पित्त श्राव। तो पहला है पूय श्राव। पाकः संधो संश्रवेद यस्य पूयम पूयाश्रावो न एक रूपः प्रतिष्ठ। मतलब संधि प्रदेश में पाक होता है और वहाँ से पूय का श्राव मतलब पूय जो है वहाँ से बाहर निकलता है पस, उससे पूय श्राव कहते हैं। न एक रूप, न एक रूप माने एक रूप वाला नहीं है, अनेक रूप वाला है। ऐसे यह अनेक रूप वाला होता है। अब श्लेष्म श्राव। श्वेतम सांद्रम
पिच्छिल संश्रवेद श्लेष्म श्रावो निरुजः स प्रदिष्ट। तो श्वेत सांद्र मने गाढ़ा, पिच्छिल संश्रवेद श्लेष्म श्रावो निरुज मने पीड़ा रहित, वेदना नहीं है, ऐसा श्राव होता है उसे हम श्लेष्म श्राव कहते हैं। अब अगला देखते हैं रक्तस्राव। रक्तस्राव में है शोणितोत्थ रस रक्तम उष्णम न अल्पम संश्रवेद नाति सांद्रम। तो रक्तस्राव में रक्त युक्त है, उष्ण है ना, तो उष्णता लिए हुए हैं, और न अल्पम, अल्प नहीं है मतलब अधिक मात्रा में है, न अल्पम न लिखा हुआ है, अल्प होता तो कम, लेकिन न अल्प मतलब अधिक मात्रा में है। संश्रवेन्नाति सांद्रम, और सांद्र माने इसके बाद अपना संश्रवेन्नाति सांद्रम मतलब वहाँ पे न लिखा हुआ है, तो सांद्र भी नहीं है, न अति सांद्र मतलब गाढ़ा भी नहीं है, कैसा है तो वो पतला है। तो इस प्रकार से रक्तस्राव हो गया। फिर पित्तस्राव देखते हैं। तो पीताभासम नीलम उष्णम जलाभम पित्ताश्रावः संश्रवेद संधि मध्य। तो यह पीत माने पीले वर्ण का आभा लिए हुए, नील वर्ण का उष्ण और जलाभम माने जल के आभा माने जल के समान पित्तस्राव होता है। यह संधि के मध्य से इसका श्राव होता है, इसे हम पित्तस्राव कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने पित्तस्राव की जगह जलाश्राव माना है, और जलाश्राव में वात दोष बताया है। वैसे सुश्रुत ने पित्तस्राव में पित्त दोष है, और वाग्भट ने पित्तस्राव की जगह पर जलाश्राव नाम दिया है, उसमें वात दोष माना है। बोला से में जल आभम जलवाहिनी, और जो श्राव है वह वर्तम शुक्ल और कर्णिनक संधि से होता है। अब पर्वणी और अलजी साथ में है। ये ताम्रा तन्वी न तनु मतलब छोटा, दाह शूल उपपन्ना रक्तांज गेया पर्वणी वृत्त शोफ, वृत्त मने गोल, शोफ वृत्ताकार, जाता संधो कृष्ण शुक्ल अलजी शातस्मिन एवं ख्यापिता पूर्वलिंगे। तो ताम्र मतलब लाल वर्ण का, तनु मने पतला श्राव, वृत्ताकार वृत्त शोफा, रक्तांज गेया तो रक्त की विकृति के कारण, कृष्ण शुक्ल मतलब कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि से यह श्राव होता है। और यहाँ पर बताया गया है दाह शूलोपपन्ना मतलब यहाँ पर दाह और शूल ये लक्षण मिलते हैं। अब यही वृत्त स्वरूप का जो शोफ है मतलब जो गोलाकार जो शोफ है, यह पतला न होकर मतलब तनु नहीं होकर यदि यह स्थूल मतलब अपना मोटे स्वरूप का हो जाता है तो इसे हम अलजी कहते हैं। फिर देखते हैं हम पर्वणी। पर्वणी में बताते हैं वाग्भट ताम्रा मधुकोपमा भिन्ना रक्तम स्रवती। तो यह वर्तमान शुक्ल संधि में होता है, और वाग्भट बताते हैं मुदुगोपमा इंपॉर्टेंट केवल है मुदुगोपमा। अब इसको याद करना है। तो पर्व में रात को काले शुक्ला ने तन्वी को मूंग से छेड़ा, तो पर्व से यहाँ पर ट्रिक में हो जाएगा पर्वणी, रात से रक्तज, काले शुक्ला से कृष्ण शुक्ले मतलब कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि, तन्वी मतलब ताम्रा तन्वी दाह शूलोपपन्ना रक्तांज केया, ये पूरी श्लोक की लाइन। मूंग से मुदगोपमा जो वाग्भट ने बोला, और छेड़ा से छेदन। तो पर्व में रात को काले शुक्ला ने तन्वी को मूंग से छेड़ा। तो पर्वणी में ये दोनों लाइन को याद रखना है। अब हम देखते हैं कृमि ग्रंथि। तो कृमि ग्रंथि वर्तमान पक्षमनश, अभी हमने जो एक इससे पहले अपना ट्रिक पढ़ी थी उसमें हमने दोषों को तो अलग से याद कर लिया था, लेकिन इसमें हम फिर से श्लोक में जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ में हम दोषों को याद करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर बताएं कीड़े भेदे काका ने, तो कीड़े से कृमि ग्रंथि, भेदे से इसकी चिकित्सा हो गई भेदन, और काका से अपनी ट्रिक में काका मतलब कफज। तो कृमि ग्रंथि वर्तमनः पक्षमनश्च। तो वर्तम और पक्षम यहाँ पर इसके संधि में कृमि मतलब कीड़े पड़ते हैं और खुजली होती है और छोटी छोटी ग्रंथियाँ यहाँ पर पैदा हो जाती है, इसे हम कृमि ग्रंथि रोग कहते हैं। भाव प्रकाश इसे जंतु ग्रंथि कहते हैं, और वाग्भट ने इसका कर्णिनक और अपांग संधि ऐसा प्रदेश बताया है। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है।